गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 10 की विज्ञान की इस कक्षा में हम आज अम्ल, क्षार और लवण पाठ के कुछ खास लवणों को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि लवणों का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया से किया जाता है। कुछ खास लवण हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इससे पहले कि हम आज की कक्षा शुरू करें, इससे पहले कि आज की कक्षा का आरंभ किया जाए, हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण के 3 वीडियो पहले बना चुके हैं, उन्हें देखा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हैं, जहाँ पर रसायन विज्ञान का पहला पाठ यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित वीडियो और अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित वीडियो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द हम कक्षा 10 के सभी टॉपिक विज्ञान के इस चैनल पर प्रसारित करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 लवण आपको पढ़ने हैं आपके कोर्स के हिसाब से, और इन 4 में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है विरंजक चूर्ण का। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक सूत्र अगर देखें तो इसको सामान्य तौर पर हम CaOCl2 लिख लेते हैं, या इसको हमको लिखना चाहिए CaOCl और Cl। मतलब कैल्शियम की एक संयोजकता क्लोराइड से और एक हाइपोक्लोराइड से सेटिस्फाई होती है। दूसरा है हमारा बेकिंग सोडा। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहते हैं। रासायनिक नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। धावन सोडा, जिसको कि Na2CO3.10H2O कहते हैं, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट है, या इसको हम लोग लिख लेते हैं CaSO4 होल ट्वाइस .H2O। मतलब साफ है, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणुओं के साथ एक क्रिस्टलीय जल का अणु मौजूद होता है, या एक के साथ आधा मौजूद होता है। इसको अंग्रेजी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं। और इसको, इन सभी को आपने कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा। बेकिंग सोडा आपको किचन में मिल जाएगा, वाशिंग सोडा आपको जहाँ कपड़े धोए जाते हैं वहाँ मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग भी बहुत सामान्य है। हम लोग सफ़ेद कपड़ों को साफ़ करने के लिए थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियाँ बनती हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए प्लास्टर बांधते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात आ रही है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो है उसकी विरंजक प्रकृति। और विरंजक चूर्ण की जो विरंजक प्रकृति है उसका मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसको ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं। और ये क्या करता है, रंग उड़ा देता है। ब्लीचिंग एक्शन जो है इसको कहते हैं रंग उड़ा देने वाला गुण। तो जब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की तो आपको यह प्रतीक याद आना चाहिए, या इसको आप एक साथ भी CaOCl2 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 में कोई भी आप लिख दें चलेगा। ब्लीचिंग पाउडर जो यहाँ पर देखें, जैसे ये एक बेडशीट है जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर से धो दिया गया है। रंगीन कपड़ों पर अगर ब्लीचिंग पाउडर लगा दिया जाए तो आप देखते हैं कि उनके रंग उड़ जाते हैं।
यहाँ पर एक सफ़ेद टी शर्ट है जिसमें काले रंग का एक धब्बा लगा हुआ है। थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर इसमें लगा दिया गया जिससे वो रंग बिल्कुल साफ़ हो गया। इसके अलावा लकड़ी को भी साफ़ करने के लिए, उसका भी रंग उड़ाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, केवल सफ़ेद कपड़े नहीं बनते, रंगीन कपड़ों को बनाने के लिए भी हम लोग पहले जो धागा बनाया जाता है, सूती धागा, उसको बनाने के बाद उसको ब्लीच करके एकदम सफ़ेद करते हैं और फिर रंग चढ़ाते हैं ताकि रंग उस पर निखर के आए। ब्लीचिंग पाउडर के कुछ और भी गुण होते हैं जो कि इसको बहुत ख़ास बनाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सबसे पहला जो गुण धर्म है वो ज़रा जान लीजिए। इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं उनके बारे में ज़रा समझ लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग में सबसे पहला उपयोग इसका बताया कि यह विरंजक प्रकृति रखता है, यानी कि रंग उड़ाने के काम आता है। तो कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जा सकता है, कपड़ों से रंग हटाने, उड़ाने के लिए। दूसरा इसका जो ये एक बहुत प्रबल ऑक्सीकारक भी है, ऑक्सीकारक के रूप में। इसके अलावा इसको हम लोग जल शुद्धि के लिए भी प्रयोग करते हैं, जल के शोधन में। टंकियों में बच्चों जैसे पानी भर दिया जाता है तो आपने कई बार देखा होगा उसमें छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए हम लोग बैक्टीरिया, या वो तो सामने कीड़े दिखते भी हैं, बैक्टीरिया तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर उस पानी में मिला देते हैं। और इसीलिए हैंड पंप का पानी और जो सरकारी नल का पानी होता है दोनों में अंतर आता है टेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर उस पानी को ब्लीचिंग से साफ़ किया जाता है। वो क्लोरीन गैस उसमें उपस्थित सभी कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि यह कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे प्रयोग हैं। ब्लीचिंग पाउडर का एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि यह रासायनिक अभिकर्मक की तरह भी काम करता है, रासायनिक अभिकर्मक के तरीके से काम करता है, यानी कि बहुत सारी रासायनिक प्रिपरेशंस जो होती हैं, चाहे क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन हो, चाहे किसी और पदार्थ का प्रिपरेशन हो, तो उसमें इसका जो है बहुत अच्छा रोल है। तो यह रासायनिक अभिकर्मक के रूप में ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो हैं बहुत सारे प्रयोग हैं। आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि, किस तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर को बना सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का प्रतीक देखें CaOCl2, तो यहाँ पर आपको 3 तत्व तो साफ साफ दिख रहे हैं। एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन है। एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन है। तो बनाने की जो विधि है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो CaCO3 चूना पत्थर होता है इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमको मिलता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो CaO है इसको जल के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी बन जाता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी को CaOH के ऊपर अगर आप क्लोरीन को प्रवाहित कर दें तो क्लोरीन के प्रवाहित होते ही क्या होता है, यहाँ पर बन जाता है CaOCl2 और साथ में H2O।
और ये जो बना है यही ब्लीचिंग पाउडर है। इस प्रकार चूने के पानी से अगर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दें, ठीक है, शुद्ध बुझा हुआ चूना है और उससे क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दिया जाए तो हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रहे ये क्या चीज़ है, इसको बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको, और ये क्या है, क्लोरीन गैस। तो बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस को पास करने पर हमें प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये इसकी बनाने की विधि है। जब हम इस विधि को देखते हैं तो इसमें, क्योंकि ये जो पदार्थ है इसका औद्योगिक रूप पर बहुत ज़्यादा प्रयोग है, इसलिए इसको बनाने के लिए हम लोग हेसन क्लेवर प्लांट लगाते हैं। हेसन क्लेवर प्लांट लगाते हैं। इस प्लांट में लोहे के 6 से 8 क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं और इन पाइप में रोटरी ब्लेड्स लगे होते हैं। ऊपर से हम लोग स्लेक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना डालते हैं और नीचे से क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे से हमने क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया है और ऊपर से स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना ऊपर से डाल रहे हैं और स्लेक्ड लाइम नीचे, क्लोरीन नीचे से पास कर रहे हैं। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो चूना पत्थर क्लोरीन के साथ अच्छी तरह क्रिया करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसको कि इस उपकरण के आधार से लगे एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है और यहाँ पर अभिक्रियाएं वही हो रही हैं। आप चाहो तो मुख्य रूप से प्रयोग होने वाली एक ही अभिक्रिया है जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। कभी आपसे कोई पूछे तो इसके पीछे का अगर ना भी बताइए, खाली इतनी अभिक्रिया लिख दीजिए तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। और ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं जरा ब्लीचिंग पाउडर के कुछ रासायनिक गुण को भी देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होता है, इसके रासायनिक गुण क्या हैं। सबसे पहला गुण जो है वो हम बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ये देखते हैं। CaOCl2 के ऊपर अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, चूना पत्थर बना लेता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ में क्लोरीन गैस बाहर जाती है। ये गर्म करने पर अभिक्रिया पूरी होती है। इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें मिश्रण को गर्म करना आवश्यक है। दूसरी अभिक्रिया किसी तनु अम्ल के साथ क्रिया। तनु अम्ल की थोड़ी मात्रा के साथ क्रिया। तो तनु अम्ल की थोड़ी मात्रा के साथ, अब तनु अम्ल कौन सा लें, सबसे बढ़िया अम्ल हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसी की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, CaOCl2 की अभिक्रिया हमने करा दी H2SO4 के साथ में, और यहाँ पर क्या बनेगा, आप देखो कैल्शियम के साथ सल्फेट आ जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट तो बन ही जाएगा। और इसके बाद क्या बन गया, यहाँ पर HCl और HClO बन गया। ये HCl और HClO दो है, दोनों टूट जाएगा, अस्थायी होता है। और क्या बनाएगा, HCl तो है ही, जो HClO है वो टूट करके ऑक्सीजन गैस आपको देगा। तो इसको संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है इस पे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट इसके रासायनिक गुण किए। आइए चलते हैं इसकी जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया में क्या होता है? जल के साथ क्रिया, तो विरंजक चूर्ण की जल के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो जल के साथ क्रिया करने पर यह क्लोरीन गैस देता है। CaOCl2 को केवल पानी के साथ जब आप मिला देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा और साथ में क्लोरीन गैस निर्मुक्त करेगा। और सही बात यह है कि जो ब्लीचिंग एक्शन, जो विरंजक प्रकृति इसकी होती है, वो केवल इस क्लोरीन के निर्मुक्त होने के कारण ही होती है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीकारक भी होता है और यह ऑक्सीकारक लेड को ऑक्सीडाइज कर लेता है, यानी लेड ऑक्साइड को लेड 4 ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो वो अभिक्रिया फिर अगले बार देखेंगे। पहले ये तीनों अभिक्रियाएं आप याद कर लीजिए। तो इस हिसाब से हम लोगों ने सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि पढ़ी। इसमें मैंने कहा आप केवल यही अभिक्रिया अगर याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके उपयोग भी, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आता है उसमें यही पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाएगा और बनाने के बाद उसके कौन कौन से गुणधर्म हैं, कौन कौन से उसके उपयोग हैं। तो आपको ये सारे उपयोग लिख देने हैं और उपयोग लिखने के साथ साथ ये रासायनिक अभिक्रियाएं भी आपको याद कर लेनी हैं। आइए चलते हैं और अब बात करते हैं ये जो अभिक्रिया हम आपसे बता रहे थे, ज़रा उसको भी एक बार देख लिया जाए। तो ऑक्सीकारक प्रकृति की बात कर रहे हैं। ऑक्सीकारक प्रकृति, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की अभिक्रिया अगर लेड ऑक्साइड के साथ करा दी जाए तो यह क्या करेगा, ये CaCl2 अलग हो जाएगा, CaCl2 अलग हो जाएगा और साथ में PbO से PbO2 बन जाएगा, PbO से PbO2 बन जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो PbO लिखा हुआ है, लिथार्ज कहते हैं इसको, ये लेड 2 ऑक्साइड है और दूसरी तरफ जो PbO2 है वो है लेड 4 ऑक्साइड, लेड 4 ऑक्साइड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की तरह से है। आइए बच्चों, अब हम लोग अपना अगला पदार्थ देखते हैं और वो है बेकिंग सोडा। अगर आप अपने किचन में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बेकिंग सोडा ज़रूर मिल जाएगा। इसका प्रयोग खाना बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है और जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो बेकिंग सोडा के बिना नहीं बनते। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, यानी आपने केक खाया होगा, पेस्ट्री खाई होगी, ये जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो सब बेकिंग सोडा के बिना नहीं बनते। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। रासायनिक नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसकी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बनाने की विधि। अगर डायरेक्ट विधि आप देखेंगे तो आप इसको सीधा सीधा बना सकते हैं और बनाने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा धावन सोडा का, यानी Na2CO3 का। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी जलीय विलयन धावन सोडा का लेकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दीजिए तो यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो तुरंत बन जाता है। तो ये बनाने की पहली विधि है।
यहाँ पर हमको केवल क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करते ही हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। इसके अलावा एक विधि और भी है जहाँ पर हमको क्या चाहिए, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों को जब मिलाया जाता है तो ये बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। और यही NH4HCO3 इसको मिला करके जब हम ब्राइन के विलयन के साथ सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन के साथ, इसको ब्राइन बोलते हैं, अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ये NaHCO3 बन जाता है और साथ में NH4Cl अलग हो जाता है। NH4Cl अलग हो जाता है। इस NH4Cl का प्रयोग अमोनिया को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, जिसको फ़िल्टर करके बाहर किया जाता है। बहुत आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। बनाने की विधि के बाद आइए चलते हैं इसके कुछ रासायनिक गुण देखते हैं क्या हैं। तो रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में सबसे पहला जो है वो हम लोग इसकी अभिक्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से यानी किसी अम्ल के साथ करें तो अम्लों के साथ क्रिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसकी अभिक्रिया अगर मान लीजिए HCl से करा दी जाए तो क्या होगा, हमेशा की तरह आयन एक्सचेंज हो जाएगा, सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा NaCl, साथ में H2CO3 बनेगा जो कि आपको मालूम है डिकम्पोज हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल बहुत अस्थायी होता है, टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इस हिसाब से अगर इसकी अभिक्रिया के करा दी जाए, ये अम्ल को जांचने का बहुत बढ़िया तरीका भी है। कभी भी कोई कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल हो, उसमें ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए तो वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड झाग के साथ बाहर निकलती है, जिसको अंग्रेजी में एफरवेसेंस कहते हैं। और इसी वजह से हम अम्लों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक अम्ल हमने एसिटिक अम्ल ले लिया और इस एसिटिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, जल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होगी। और ये सनसनाहट के साथ निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यह सूचित करेगी कि जो पदार्थ आपने लिया था वो एक अम्ल था। जो पदार्थ आपने लिया था वह एक अम्ल था, ये बात यहाँ से आपको क्या होगी, साबित हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसकी दूसरी अभिक्रिया हम लोग जो है वो तापीय अपघटन करा दे रहे हैं, यानी कि गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत अस्थायी पदार्थ होता है। अगर आप इसको गर्म करते हैं तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक, तो गर्म करने पर ये क्या बनाता है, ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि लगातार पूछी जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट में बहुत ज़्यादा गुण नहीं होते। एक और बात है कि ये बेकिंग में इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड डबल रोटी में, आपने देखा होगा डबल रोटी में जो छोटे छोटे छेद आपको दिखाई देते हैं वो केवल इसी फर्मेंटेशन के कारण होते हैं। फर्मेंटेशन से और फिर बाद में उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वह अपना रास्ता बनाते हुए इसको फुला देती है। तो जितने भी बेकरी प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा जिसमें हम लोगों ने 4 में से 2 पदार्थ बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे।
इन्हें याद करेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ हमारे अगले वीडियो में, जहां हम आपको बचे हुए दोनों पदार्थ, दोनों लवण बताएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।